The topic arbitration, tribunal adjudication and alternate dispute resolution for class 10th legal studies. Before we move ahead, let us first revise the topic which are of matter for this topic and which we have already learned. And these are the adversarial system and the other one is inquisitorial. As we all are aware, there are two kind of legal systems available around the world. One is adversarial. Adversarial means in this kind of system, both the parties, means the plaintiff and the defendant, they formulate their case, they plan their case, they present their case before the judge, and on the basis of their presentation primarily, the decisions are arrived. It is a matter of their presentation of their case as to how they have proceeded ahead with the presentation, what kind of sections they have invoked, and how they have interpreted and how they have presented it before the judge. All that matters for getting a favorable judgment. But in case of inquisitorial judgment, the role of the lawyers of the parties or the role of the presentation of the case before the judge is minimal, and the judge became a part of the legal proceeding, and decides the case on the basis of merits or the results of the investigation which have been instituted by the judge. Now let us first move ahead with the features of the two systems. The adversarial system. क्या सिस्टम होता है इसमें? रोल ऑफ प्रेजेंटेशन इज ग्रेटर. आप अपना केस कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका लॉयर कैसे प्रेजेंट करता है, वो चीज पे सारी चीजें मैटर करती हैं. एंड द जज बिकम्स न्यूट्रल. उसका कोई रोल नहीं होता है केस प्रेजेंट करने में. आपका लॉयर ठीक से प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो आपको देखना है. जज विल नॉट से एनीथिंग. वो कैसा केस प्रेजेंट करता है, एविडेंस कैसे प्रेजेंट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जज जो एविडेंस उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उसके बेसिस में डिसीजन दे देता है. तो यानी कि जजेस पास द जजमेंट on the basis of evidence produced before him. ओके, ये वाला सिस्टम कहाँ ज्यादा प्रेवलेंट है? यूएस, यूके, इंडिया, इन तरीके की कंट्रीज में ये ज्यादा प्रेवलेंट है. इसके ठीक ऑपोजिट जो दूसरा सिस्टम है इनक्विजिटोरियल सिस्टम, उसमें क्या है? रोल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ केस मिनिमल हो जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है. दूसरा, जजेस becomes part of investigation. जजेस खुद ही इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट करते हैं और उसका पार्ट बन जाते हैं. एंड डिसीजंस आर passed on the basis of such investigation. तो यहाँ पर एविडेंस का भी रोल बहुत कम रह जाता है. ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ पर है? हमने पहले पढ़ा था, रशिया में और यूरोप में, ये हो गया, जर्मनी हो गया. ठीक है,
कुछ इन कंट्रीज के अंदर ही ज़्यादा रहता है। अब हमने ये पढ़ लिया कि इनके मेन फीचर्स क्या हैं, एडवर्सरियल का भी हमने देख लिया और इंक्विजिटोरियल का भी देख लिया। इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे लेट अस चॉक आउट द advantages and disadvantages of these two systems. Advantages और disadvantages। अब आप देख लो कि प्रेजेंटेशन का बहुत मैटर है, बहुत मैटर कर रहा है। तो प्रेजेंटेशन ज्यादा होने का मतलब है लॉयर की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। लॉयर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जैसे किसी लॉयर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो महंगा हो जाता है। इसलिए लॉयर की फीस हाई हो जाती है इस केस के अंदर। फीस हाई होने का मतलब कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन हाई हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ आप, क्योंकि लॉयर के ऊपर सारा डिपेंड करता है, तो लॉयर अपना केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एविडेंस देखने के लिए इस ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और इसी की वजह से डिले इन जस्टिस एक प्रोमिनेंट फीचर बन जाता है। क्योंकि जज कुछ कर नहीं सकते, जज ही इज जस्ट अ न्यूट्रल, उसके सामने जैसा प्रेजेंट होगा वो वैसे ही कर सकेंगे। अगर उनके सामने ठीक से प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह ठीक से नहीं हो रहा है, एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं, टाइमली प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं, हियरिंग पे आ नहीं रहे हैं, तो उस केस के अंदर डिले इन जजमेंट होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ड्रॉबैक्स ही, सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं। अब क्योंकि जज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, या उस केस के अंदर न्यूट्रल रहता है, तो इसका मतलब जज रिमेन्स अनबायस्ड, यानी कि जज की पर्सनल डिस्क्रिप्शन मैटर नहीं करती है। जैसा इन्वेस्टिगेशन उनके सामने रखा, जैसा केस प्रेजेंट किया जाता है, जो एविडेंस रखे जाते हैं उसके बेसिस पर डिसीजन देते हैं, तो जजेस जनरली अनबायस्ड रहते हैं, यानी कि जो डिसीजन आता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। और अब क्योंकि जज अनबायस्ड है तो सच जजमेंट्स आर इजीली एक्सेप्टेबल बाय द पार्टीज। जब आपको पता है कि जो आदमी डिसीजन दे रहा है वो बिल्कुल अनबायस्ड है, उसकी इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं किया जा सकता, जब दोनों पार्टीज को ऐसा पता होता है तो दे टेंड टू एक्सेप्ट द जजमेंट मोर इजीली, उनको वो ज्यादा उसमें उनको इशू नहीं आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसी तरीके से इंक्विजिटोरियल के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब जब इन्वेस्टिगेशन यहाँ जज खुद कर रहे हैं इंक्विजिटोरियल के अंदर, व्हेन ही इज अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, इट मींस द डिसीजंस आर फास्टर, है ना, डिसीजन ज्यादा फास्ट होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर लॉयर की यानी प्रेजेंटेशन ऑफ केस की जब ज्यादा वैल्यू ही नहीं है, तो वहां पर लॉयर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और जब लॉयर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी कम हो जाएगी। लेकिन ये फायदे तो हैं, इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब क्योंकि जज खुद ही पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गए, वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी कर रहे हैं, वो खुद ही सारी चीजों को अगर इन पर्सन ऑब्जर्व या फोरसी कर रहे हैं, तो जनरली जजेस बायस हो जाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं कोई चीज देख रहा हूँ, और तो देखते देखते जैसे जैसे मेरे सामने केस के क्रक्स मैटर्स खुलते जाएंगे, वैसे वैसे ही मैं
मेरा माइंडसेट उसी डायरेक्शन में सेट होना शुरू हो जाएगा। तो केस की प्रोसीडिंग के दौरान ही, इवन बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजेस टेंड टू मेक देयर माइंडसेट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। उनको वहीं से शुरू भी लग जाता है कि नहीं ये पार्टी ने गलत किया होगा या ये पार्टी इनोसेंट है, तो वो उनके जो डिसीजन है जनरली वो अनबायस नहीं रह पाते। और दूसरा क्या, इस तरीके के केस में एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, अब क्योंकि जज सारे चीज में इन्वॉल्व है, सारा इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, जजमेंट भी कोई पास ऑन कर रहे हैं, बायस होने का खतरा भी है, इन सब के बावजूद लैक ऑफ एडिक्वेट इंसेंटिव सिस्टम्स, एडिक्वेट इंसेंटिव सिस्टम की लैक होने की वजह से जजेस के बायस होने का खतरा बढ़ जाता है। आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, आप तो मुझे क्या पड़ी है भाई, फिर तो मैं जब जैसे मुझे इंसेंटिव बेटर मिलेगा मैं वैसा डिसीजन लूँगा, तो ये रिस्क बढ़ जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता ही है, बट देयर आर रिस्क, एवरीथिंग in a society are linked with the rewards and responsibilities, accountability and responsibilities, वो सब चीजें लिंक्ड होती हैं। आप सोचो कि अकाउंटेबिलिटी तो ज़्यादा करते हैं पर उसे हम अथॉरिटी कोई ना दे, नहीं चलेगा। आप चाहते हो कि वो डिसीजन बिल्कुल अनबायस्ड दें, बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उनकी इंटेग्रिटी सब चीज़ें रहें, और आप उनको इंसेंटिव ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अगर एडिक्वेट इंसेंटिव सिस्टम कहीं पर नहीं है तो जनरली ये एक रिस्क बढ़ जाता है दैट जजमेंट may not be an independent judgment, और इनकी वजह से जो यहाँ एडवांटेज थी कि people tend to accept the judgment easily, यहाँ पर एक रिस्क बढ़ जाता है कि acceptability of the judgment वो आसानी से नहीं आती, ठीक है। तभी आप इंडिया जैसे कंट्री में आप सुनते हो ना, even a person who has committed a crime he would say कि I have full faith in judiciary, उसे पता है कि मैंने जो काम किया, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सिर्फ उसी के लिए सजा मिलेगी, जो मैंने नहीं किया है तो वो किसी न किसी वजह से, चाहे वो मेरे रोल ऑफ प्रेजेंटेशन की वजह से, चाहे जजेस के अनबायसनेस की वजह से, मुझे जो मैंने किया है उससे ज़्यादा की सजा नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट इज हाउ एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ judiciary has earned a reputation for itself, or it has proved to be a successful venture for India, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो हमारा दूसरा इसमें टॉपिक है वो है alternate dispute resolution. Alternate dispute resolution, as the name suggests, is an alternate to the judiciary. Alternate to the judiciary is not because judiciary इज नॉट कॉम्पिटेंट या जुडिशरी के साथ कोई किसी तरीके का कोई इशू है, ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ही है, इट इज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ही प्रिवेल कर रहा है। अगर आप देखते हो बहुत पहले से हमारे यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम बहुत पुराना माना जाता है, ठीक है ना। पंचायत आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, पीपल टेंड टू से दैट पंच परमेश्वर, they use the terminology, yeah, and the decisions given by the panchayat or the panch has always been accepted, their adoptability has been maximum। आज भी गांव में लोग पंचायत के डिसीजन को ही फोरमोस्ट मानते हैं और आगे जाने की कोई सोचता ही नहीं कि उन्हें आगे अपना डिस्प्यूट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम की बहुत कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों, why at all it has come into the practice। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADR। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके? Now as you all are aware, हम बोल रहे हैं कि नॉन एडवर्सरियल सिस्टम है। तो जो नॉन एडवर्सरियल सिस्टम का मतलब एडवर्सरियल लीगल सिस्टम के अंदर जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी, दोज आर ऑल आर मिसिंग, और दोज आर ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द alternate dispute resolution system, like speedy system, speedy resolution of disputes। यहाँ पर डिस्प्यूट जल्दी होते हैं। क्यों जल्दी होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? क्यों? बिकॉज ऑफ लेस फॉर्मल
Unlike the judicial courts, less formalities are adopted in the alternate dispute resolution system. Lower cost. Now since you do not have to resort to all the formalities, आपको वकील हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके ऊपर जो नॉर्मल कोर्ट की जो फीस वगैरह लगती है वो कोर्ट फीस वगैरह अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में नहीं लगती है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन कम्स डाउन, ठीक है। और इसके साथ साथ इससे क्या फायदा होता है कि एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने में हेल्प मिलती है, ठीक है। एमिकेबल मतलब ऐसा सॉल्यूशन विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ ऑफ द पार्टीज, दोनों को कुछ बेनिफिट होता है, कुछ लॉस भी हो सकता है, लेकिन दोनों को एक्सेप्टेबल होता है वो मैकेनिज्म। एंड इसके अलावा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम हैज बीन सपोर्टेड बाय द जुडिशरी। ये बहुत बड़ी बात है कि जुडिशरी इटसेल्फ इज प्रमोटिंग द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। क्यों जुडिशरी प्रमोट कर रही है? बिकॉज पहली बात लोअर नंबर ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस। अब इंडिया इतना बड़ा है और वहां पर उस प्रमोशन में कोर्ट्स नहीं है, ठीक है। पिछले दिनों स्टडीज आई थी कि जैसे अगर वर्ल्ड ओवर किसी दूसरी कंट्री में, यूएस जैसी कंट्री के अंदर एवरी 10,000 पर्सन हैज ए कोर्ट, इंडिया जैसी कंट्री में 10 लाख पर्सन हैज ए कोर्ट, ठीक है ना। लाख लोगों के ऊपर एक कोर्ट जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर डिसीजन, यही रीजन है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट कोर्ट्स आर हैंडलिंग मोर नंबर ऑफ केसेस ऑन अ पर डे बेसिस, ऑन अ एनुअल बेसिस, स्टिल देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पेंडेंसीज अवेलेबल विद देम। उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो अगर इस तरीके से कुछ छोटे से मिनिस्किल जो पिटी इश्यूज हैं, जो छोटे छोटे से इश्यूज अगर कोई हैं, वो अगर रिजॉल्व हो जाते हैं आउटसाइड द जुडिशियल कोर्ट्स थ्रू these ADR resolution system, it will directly and indirectly help the judicial system in improving its efficiency। उनके पास वर्कलोड कम होता है तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या रीजन है? जजेस कम है उनके पास, एक समझ में आ गया। इसके अलावा ऑब्वियसली ये एक फास्टर वे है, ये कोर्ट्स भी समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि कोर्ट्स तो कम है लेकिन इंक्रीज इन लिटिगेशन है। और क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लिटिगेशन उतनी बढ़ रही है, complex nature of litigations are cropping up। ऐसे केस में courts also wishes to focus on the more complex matter। जो छोटे छोटे मैटर हैं, everybody मतलब it is in the interest of both litigants as well as the judicial system कि जो भी litigants हैं, दोनों parties अपने इश्यूज को alternate dispute resolution के थ्रू उसको resolve कर लें, so as to save time, so as to save money and help the judicial system in improving its efficiency। इसके अलावा अब क्योंकि कोर्ट्स कम है, लिटिगेशन ज्यादा हो रही है, तो डिले हो रही है, इसी वजह से ये एक फास्टर सिस्टम हो सकता है। तो ये कुछ एक बेनिफिशियल, कुछ एक इनकी एडवांटेजेस हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की, जिसकी वजह से इसकी एडॉप्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को इंडिया में लीगल फॉर्मेट कैसे पहुंचाया गया है। एज यू हैव ऑल स्टडीड हमने बताया था कि इंडिया ने एक यूएन सिट्रल का सिग्नेटरी है, यूएन सिट्रल। 1985 में एक यूनाइटेड नेशंस ने एक यूनिफॉर्म एक कोड दिया था, जिसको हम बोलते हैं यूएन सिट्रल, ठीक है। और यूएन सिट्रल का इंडिया सिग्नेटरी है। ये है यूनाइटेड नेशंस कोड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रेजोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द
टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। तो इसके अंदर अगर हम प्राइमरी देखें तो सबसे पहले आता है आर्बिट्रेशन, उसके बाद आता है मीडिएशन, इसके बाद आता है एक कंसीलिएशन, इन्हीं के साथ आता है ट्रिब्यूनल्स। तो कौन से हुए? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, ट्रिब्यूनल्स, ओम्बड्समैन और लोकपाल एंड लोक आयुक्त। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, ट्रिब्यूनल, ओम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड लोक अदालत। अब हम इन सभी को धीरे धीरे ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होता है। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है? आर्बिट्रेशन एक तरीके का एक अरेंजमेंट है, इट्स एन अरेंजमेंट between parties to resolve their disputes. जनरली आर्बिट्रेशन में जो जज करते हैं दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट को, उन्हें बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। और ये पर्सन जनरली या तो दोनों पार्टीज म्यूचुअल आपस में कंसेंट करके थर्ड पर्सन को डेजिग्नेट करती हैं, यानी कि उस केस के अंदर आर्बिट्रेशन इज अ म्यूचुअल अरेंजमेंट। और इसके अलावा कई बार ये आता है थ्रू रेफरेंस फ्रॉम द कोर्ट। क्या एडवांटेज है जो हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में पढ़ी कि स्पीडी होता है, लेस फॉर्मल एंड लेस एक्सपेंसिव। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है इसकी बात कि सीक्रेसी मेंटेन रहती है, बिकॉज arbitration proceedings are not open to the public. These proceedings can happen in a closed room environment. तो कई बार क्या होता है कि दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उनके सीक्रेट्स पब्लिक को पता लगे, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है ये बात पब्लिक को पता लगे, वो नहीं चाहते। और कई बार डिस्प्यूट के अंदर कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स इस तरीके के होते हैं जो नन ऑफ द पार्टीज आर विलिंग, या ट्रेड सीक्रेट्स ऐसे होते हैं नन ऑफ द पार्टीज आर विलिंग टू कम टू द पब्लिक डोमेन, सो दे रिसोर्ट टू द आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म। आर्बिट्रेशन के अंदर जो अवार्ड आता है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड ये अरेंजमेंट, आर्बिट्रेशन का जो तरीका है ये जनरली बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के बीच में, और दोनों पार्टीज के जो एग्रीमेंट हुए होते हैं उनके बीच में या तो एक सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हैं, और अदरवाइज जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है उसके अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है जिससे सारा का सारा प्रोसीडिंग्स गवर्न होती है। सारे प्रोसीडिंग्स के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर से लेकर के टाइप किस तरीके की नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे, ठीक है, कौन सी पार्टी कितने आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, वो सब चीज़ें उस एग्रीमेंट से गवर्न होती हैं। तो ये दो तरीके के हो गए, जो दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री करें या कोर्ट के रेफरेंस से आए। अब आर्बिट्रेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
आर्बिट्रेशन के अंदर जो टाइप्स हैं उसके अंदर एक प्राइमरली आ जाता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मतलब जब दोनों पार्टीज और प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन ऑर्डर या कह लो कि एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्बिट्रेशन ऑर्डर दोनों इंडिया में है, दोनों पार्टीज भी इंडिया की हैं, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर भी इंडिया का है। एक होता है फॉरेन आर्बिट्रेशन। फॉरेन आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन तो दूसरे कंट्री में है, मतलब आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इंडिया में होना है, उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन इंडिया में होना है। और इसके में ये जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज इंडिया की होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दो डोमेस्टिक पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं, हो सकता है कि दे मे चूज दैट द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी आउटसाइड इंडिया। तीसरा होता है एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक पार्टी शुड बी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। दोनों में से एक पार्टी कम से कम, या दोनों भी हो सकती है, और अदरवाइज दोनों में से एक पार्टी शुड बी फ्रॉम दी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया। एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन वो होते हैं जो कई बार कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ एक्ट्स के अंदर इट इज मेंशन कि वो सबसे पहले अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो दे विल रिसोर्ट टू द आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जुडिशरी। सो सबसे पहले उनको आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करना होता है। इसके अलावा एक आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया कि कई बार कई एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, दोज हैव फॉर्म्ड द फॉर्मल आर्बिट्रेशन पैनल्स, और वो आर्बिट्रेशंस की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेस कम्युनिटी। ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था टू प्रमोट द ट्रेड एंड बिजनेस इन द पर्टिकुलर कंट्री ऑन द इंटरनेशनल ग्राउंड, ऑन द इंटरनेशनल फोरम, और आज के डेट में ये एक बड़ा वाइडली एक्सेप्टेबल प्लेटफॉर्म है फॉर आर्बिट्रेशन। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देखो तो फिक्की ने अपना शुरू किया हुआ है, फिक्की का आर्बिट्रेशन एंड प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरीके से लंदन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो बड़े कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव अर्न्ड द रिस्पेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और क्योंकि वो बहुत साल से ट्रेड एंड फैसिलिटी, ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ने भी उसी लेवल की एक रिस्पेक्ट अर्न की है अपने लिए। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन और क्या उनसे बेनिफिट होते हैं और कैसे चलता है। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसीलिएशन को इंडिया के अंदर जो लीगल फॉर्मेट प्रोवाइड किया, उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम चले तो सबसे पहले 1985 में यूएन सेंट्रल एक कॉन्स्टिट्यूट थी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें सिग्नेटरी था इंडिया भी, और इन्होंने एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, और जो इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज थी उनको उसी लाइन के ऊपर अपनी कंट्रीज के अंदर आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को डेवलप करना था। तो इन लाइन विद यूनिसेंट्रल, इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एंड मीडिएशन एक्ट 1996 आया। This act governs all the proceedings related to arbitration, mediation and conciliation। ठीक है, तो ये इसका मतलब आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसीलिएशन ये सभी एक लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी मैकेनिज्म है ऑर्डिनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, और इनके ऑर्डर्स की बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीड्स होती हैं ऑल्दो दे आर बाइंडिंग, लेकिन कुछ के कई बार दोनों में से कोई भी एक पार्टी किसी भी ग्राउंड के ऊपर
हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकती है टू सेट असाइड द ऑर्डर, सेट असाइड द आर्बिट्रल ऑर्डर। और वो क्या ग्राउंड हो सकते हैं? जनरली वो ग्राउंड वही होते हैं जो वायलेशन इन वायलेशन टू द एग्रीमेंट, जैसे कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स है दैट इज नॉट इन लाइन विद द एग्रीड टर्म्स, या प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज नॉट इन लाइन विद द एग्रीमेंट, या नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर नॉट इन लाइन विद द एग्रीमेंट। इनमें से कुछ भी इस तरीके के डिस्प्यूट होते हैं तो हाई कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन का हमने पढ़ा कि ये एक तरीका है जिसमें कि एक अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि इनफॉर्मल कोर्ट की तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हेल्प करता है टू अचीव एट अ टू अचीव अ सॉल्यूशन फॉर अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है, तो ये हुआ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का हमने जो बेनिफिट समझे कि स्पीडी होते हैं, लेस फॉर्मल है, खर्चा कम होता है, सिक्रेसी मेंटेन होती है, और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, और वो ये बेनिफिट है कि कई बार दोनों पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो बहुत टेक्निकल इन नेचर होता है। तो अगर आप जुडिशियल कोर्ट्स में, मतलब नॉर्मल कोर्ट्स में जाएं तो इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट both of the parties may not be able to make the court understand about the technical grounds, या फिर court may take little more time, या फिर they may have to take external support from the technical experts. But in this case both of the either of the parties or both of the parties mutually may agree to appoint a technical person as an arbitrator who would be able to better understand the situation and the crux of the matter and the dispute related issues, and he would be able to provide a better solution for the dispute. इसी तरीके से नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब जैसे हुआ मीडिएटर। मीडिएटर का जो रोल होता है, ऑल्दो आर्बिट्रेशन मीडिएशन और कंसिलिएशन थोड़ा थोड़ा सिनोनिमस माना जाता है, लेकिन मीडिएटर का जो रोल होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है। वो दोनों पार्टीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आता है, कोशिश करता है कि उनके बीच में डायलॉग ओपन हो, और उन दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आप किस तरीके से रेजोल्यूशन चाहते हो अपने डिस्प्यूट का, आप बैठ के एमिकेबली सॉल्व कर लो। उसका बहुत इंटरैक्टिव रोल नहीं होता ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीडिंग्स। इसके अलावा मीडिएशन इज नॉट बाइंडिंग। मीडिएशन का जो अवार्ड आता है, जो डिसीजन आता है, वो बाइंडिंग नहीं होता। हाँ, दोनों पार्टीज में अगर चाहे तो जो मीडिएशन का अवार्ड आया, उस अवार्ड को बाय वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट दे मे इनकॉर्पोरेट the outcome of the mediation as a part of in that agreement, and in turn they may convert the mediation award into a binded agreement between the two parties. Similarly, conciliation is very much similar to the mediation, लेकिन एक फर्क होता है। उसको क्या फर्क होता है कि जहां मीडिएशन के अंदर वो आदमी सिर्फ एक न्यूट्रल अंपायर की तरह बैठ जाता है, दोनों पार्टीज को प्लेटफॉर्म पे ले आता है, लेट देम डू व्हाटएवर वे दे वांट टू रिजॉल्व देयर इश्यूज, और वो बीच में कोई इनपुट्स नहीं देता, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता है। वो कहता है भाई आपको जो दोनों के डिस्प्यूट्स हैं आपस में सॉल्व कर लो, कैसे हो सकता है आप मुझे बता देना लास्ट में, और वो मैं दोनों से उसमें बस उसका काम होता है जब दोनों पार्टीज आपस में एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे आ जाती है, वो एक पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं और दोनों के साइन करा के मीडिएटर के सिग्नेचर हो जाते हैं कि यस इन दिस प्रेजेंस बोथ द पार्टीज हैव अराइव्ड एट ए कंसेंसस सॉल्यूशन। बट कंसिलिएशन के अंदर अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर he will also provides inputs or possible solutions। वो साथ साथ बताएगा कि भाई मेरे हिसाब से ये बनता है, ऐसा कर लीजिए। वो उन दोनों को he bring both the parties nearer to the possible solution. He will suggest 2 or 3 alternate solutions available or to his mind, and parties under disputes generally arrive at a solution, one of the solutions provided by the conciliator। इनके साथ साथ
एक और टाइप से इसी के हिसाब से आता है। यहाँ तो सेपरेट हो गए, एक आर्बिट्रेटर का अलग प्रोसीडिंग होगी, मीडिएशन की अलग होगी, कंसीलिएशन की अलग होगी। कंसीलिएशन और मीडिएशन बाइंडिंग नहीं होते, आर्बिट्रेशन का अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड बाइंडिंग होता है। एक थर्ड तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कंसीलिएशन कम आर्बिट्रेशन। ये कंसेप्ट क्यों आया? This concept came into picture because many a time it happens the parties after a long deliberation of conciliation or mediation, they may not arrive at a particular solution, and then after spending considerable time and efforts in the conciliation proceeding, they may resort to a normal judicial system. तो इस केस के अंदर अल्टीमेटली वो एक जो क्रक्स था, जो एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग से बच जाएंगे और एक लेस एक्सपेंसिव, लेस फॉर्मल कोर्ट के थ्रू सॉल्यूशन आ जाएगा, वो डिफीट हो जाता है एंड इवेंचुअली टाइम लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर एक कंसीलिएशन कम आर्बिट्रेशन अवार्ड इस तरीके का होता है कि कंसीलिएशन द पर्सन एक्ट्स एज ए कंसीलिएटर टिल द टाइम द पार्टीज हैव नॉट अराइव्ड एट ए सॉल्यूशन। अगर पार्टीज ने दोनों में एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्यूशन अचीव कर लिया, then he'll give a conciliation award. But if parties do not reach to a particular consensus solution, then the conciliator will act as an arbitrator and he will give a arbitral award which will be binding. तो ये एक बेटर रिसोर्ट माना जाता है कि भाई या तो दोनों पार्टीज आपस में समझ लो, अपने लेवल पे एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल लो, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल लो जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। अगर नहीं निकाल पाते हो, then the conciliator will act as a arbitrator and he will pass a binding order, and in the case and this is how the dispute shall be resolved. ठीक है, अब हम चलते हैं जो कुछ हमने पहले भी पढ़ा, जैसे क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज या ट्रिब्यूनल्स। कई हमारे एक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में के लिए हमने कई स्पेशल एक्ट्स के अंदर प्रोविजन है कि उनमें उन एक्ट्स के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी ग्रीवेंसेस होंगी, दोज विल बी रिजॉल्व्ड इन द स्पेशल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट। जैसे हमने वैसे पढ़ चुके हैं, आई ब्रीफली नेम सम, जैसे कैट सेंट्रल एपिलेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उनकी ड्यूटी सर्विसेज, उनके ड्यूटी से या सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको एडमिनिस्टर करती है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, उनके ड्यूटी रूल्स और उनकी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको एडमिनिस्टर करती है। लाइकवाइज टेलीकॉम से रिलेटेड टीडीसैट या ट्राई, ठीक है, तो स्पेशल है। जैसे कंपनी एक्ट के अंदर अभी जैसे आया एनसीएलटी, ठीक है, तो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं और इन सभी के बट इनमें और आर्बिट्रेशन में क्या फर्क है? आर्बिट्रेशन ऑल्दो इट्स ए लेस फॉर्मल, दीज आर मोर फॉर्मल देन द आर्बिट्रेशन अवार्ड, ऑल्दो लेस फॉर्मल देन द रेगुलर जुडिशियल कोर्ट्स, बट इसके अंदर फिर भी पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है जैसा कि कोर्ट में होता है, ठीक है। तो हमने अभी चार बड़े, आर्बिट्रेशन लेस फॉर्मल, लेस एक्सपेंसिव और सीक्रेसी मेंटेन होती है। मीडिएशन उससे भी कम फॉर्मल होता है, जितना आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन और कंसिलिएशन उससे भी कम फॉर्मल होते हैं और इनके अंदर लेकिन इनके ऑर्डर्स बाइंडिंग नहीं होते। फिर पढ़ा कंसिलिएशन कम आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं बैंकिंग ऑम्बड्समैन। ओम्बड्समैन जनरली इट्स अ टर्म जो कि यूज की जाती है फॉर रिप्रेजेंटेटिव, means a person who is representing he may be an employee of the company, but he acts as a representative for the grievances against the services offered by the organization. जैसे बैंक्स के अंदर जब होते हैं, इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है। बैंक ओम्बड्समैन नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू हैव अ डेजिग्नेशन ऑफ ओम्बड्समैन,
दूसरे जगह कई जगहों में इसका डेजिग्नेशन अलग अलग जगहों में चेंज हो जाता है। जैसे बैंकिंग में बैंकिंग ओम्बड्समैन है, कई जगहों में सीबीसी यूज करते हैं हम, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है ना। तो विजिलेंस वाले जितने ऑफिसर्स हो गए, वो उनके पास कोई कंप्लेंट आई, कोई ग्रीवेंस आई, एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन, and in majority of the case in favor of the aggrieved person, to so as to get the satisfactory level of services from the organization. तो जो छोटे छोटे पिक्यूलियर मैटर, जैसे आप बैंक में गए, बैंक में आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है, वहाँ पर आप जब भी जाते हो, आप स्टाफ वहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक कहीं जगह पर स्टाफ आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है टू गेट दो सर्विसेज, या आपसे कोई आपको परेशान कर रहा है, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स, और if somebody is not performing his duty well, then person can approach ombudsman, and on the basis of receipt of complaint, the ombudsman will hear the matter and try to resolve the dispute and provide the services to the complainant. Then is the Lokpal and Lokayukt. लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो आपने नाम अभी कुछ साल पहले ज़्यादा सुना होगा, और दो लोकपाल की जो या लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट्स होती थी वो पहले भी थी, पर 2013 में जब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, उस एक्ट के थ्रू इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड की गई, एक लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड की गई, ठीक है। लोकपाल का जो काम होता है वो प्राइमरी देखना होता है, काम करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, नाउ सिंस वी हैव ऑल स्टडीड दिस, लेट अस इरेज इट। We have got now two topics left. One is Lokpal and Lokayukt, and the other one is Lok Adalat. Lokpal means a caretaker of people, caretaker, और लोकायुक्त is appointed by people, ठीक है। तो लोकपाल के जो डोमेन में काम आता है वो प्राइमरली आता है करप्शन केस, करप्शन या ब्राइबरी केस, ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में क्या क्या आते हैं? इवन इट कवर्स करंट एज वेल एज एक्स-पीएम, उनको भी कवर करता है पब्लिक सर्वेंट के अंदर, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर कोई ऐसा मैटर है विच इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, उस केस में, या एटॉमिक पावर एंड स्पेस, इनसे रिलेटेड है कोई, या पब्लिक जस्टिस, या क्या होगा, पब्लिक रिलेशनशिप से रिलेटेड। इन तरीके के पब्लिक रिलेशनशिप या पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई ऐसा मैटर है और उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, तो वो उस केस के लिए पीएम करंट या एक्स पीएम कवर नहीं होगा। इसके अलावा ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ये भी कवर होंगे, मेंबर्स ऑफ बोथ
हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी कवर हो गए। ठीक है, जनरली लोकपाल की जो लोकायुक्त की जो कोर्ट्स होती हैं, जो इनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो अंडर कैमरा होती है, विद इन क्लोज रूम होती है। लेकिन इफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसीडिंग, इफ इवेंचुअली the charges which have been levied on these persons have not been proved, अगर वो उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं, देन वो जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो भी उन्होंने रिकॉर्ड की थी, दोज प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी मेड पब्लिक। इसका रीजन आप एक बहुत ऑब्वियस सा है कि अगर हमने जो जो एक यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इवन पीएम, इन सभी को आपने के खिलाफ अगर आप कोई प्रोसीडिंग्स कर रहे हो और इवेंचुअली वो प्रूव नहीं होती हैं, तो उनकी इमेज टार्निश हो सकती है। तो इस वजह से इन ऑर्डर टू अवॉइड इट हैज बीन मेड, देयर प्रोविजन हैज बीन मेड दैट इन द इवेंचुअलिटी ऑफ नॉन प्रूविंग ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट any of these persons, the proceedings of the court shall not be made public. इसके अलावा इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी इंक्लूडेड है। ब्यूरोक्रेसी के ग्रुप ए, बी, सी और डी, सारे ये सभी एम्प्लॉयज भी के खिलाफ भी अगर कोई करप्शन या ब्राइबरी के चार्जेस मिलते हैं, तो वो लोकपाल के प्रीव्यू के अंदर आते हैं। अब देखें कि लोकपाल या लोकायुक्त कौन बन सकता है। ही कैन बी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक्स सुप्रीम कोर्ट जज और अ पर्सन ऑफ लीगल या जुडिशियल standing या experience of more than 25 years to handle कौन से मैटर, एंटी करप्शन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंटी करप्शन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स के को रिजॉल्व करने के लिए उसके पास 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, या फिर वो एक्स चीफ जस्टिस हो, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज हो, तो वो लोकायुक्त बनाए जा सकते हैं। जनरली जो लोकपाल की का जो कोर्ट जो बनाई जाती है, उसके अंदर 8 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उन 8 में से मिनिमम 4 शुड बी जुडिशियल पर्सन्स। 8 में से 4 जो होंगे वो जुडिशियल पर्सन्स होंगे। तो ये हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में। नाउ वी विल मूव ऑन टू लोक अदालत। लोक अदालत, एज यू ऑल अवेयर, लोक का मतलब पीपल, अदालत मतलब कोर्ट, पीपल्स कोर्ट। पीपल्स कोर्ट यानी लोक अदालत was formed with a view to assist the judiciary and to lower the burden on the judiciary of the increasing number of cases on them. लोक अदालत एक बाइंडिंग कोर्ट है, उनके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, उनके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो एक रेगुलर कोर्ट के होते हैं। ठीक है, उनके पास वो सारे राइट्स होते हैं और जनरली इसके अंदर एक रिटायर्ड जज इनको हेड करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई मैटर्स, टाइप ऑफ मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए लोक अदालत एक साथ एक मास लोक अदालत लगती है, जिसमें उस टाइप के कॉमन टाइप ऑफ मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पानी के बिल्स, डिस्प्यूटेड बिल्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो उनमें ज़्यादा कुछ मैटर्स नहीं होते, तो वो एक उसका एक मास, एक मेला टाइप लोक अदालत मेला करके ऐसा ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसमें सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज को रिजॉल्व करने की, क्विकली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो इसके अंदर बेनिफिट्स क्या हुए, यानी कि वही लेस फॉर्मल,
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव मतलब कि एकोमोडेट कर लेते हैं कई सारे मैटर्स को, मतलब कि सब, जैसे कि सपोज किसी के खिलाफ बिजली का बिल ड्यू है और बहुत टाइम से पे नहीं कर रहा है और उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने पेनल्टी और इंटरेस्ट वगैरह ले करके बहुत सारे चार्जेस लगा के और अमाउंट बड़ा किया हुआ है जो उससे, जिसके लिए उसके वो मैटर कोर्ट में आया है। तो इस तरीके के मैटर्स के अंदर कोर्ट एकोमोडेटिव हो जाती है बाय वे ऑफ waiver of penalty amount or interest amount or by way of granting them to pay the amount in installments। इस तरीके का accommodative नेचर रहता है इन कोर्ट्स का so as to facilitate the easy disposal of the cases। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, नेबरहुड रहता है, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, ठीक है ना, पास नजदीक में ये एक पूरी कम्युनिटी के मैटर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा ये बहुत कम खर्चीला होता है, लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि अनलाइक दी रेगुलर कोर्ट you need not to pay the court fees to the court, and even if you have filed a case before a regular court and now you are willing to come to the lok adalats for resolution of your disputes, then whatever fees you have paid to the regular courts, that amount shall be refunded back to you। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिया जाता है, एक इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जाती है if the people are resorting to लोक अदालत फॉर रेजोल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, ठीक है। बाइंडिंग तो होते ही हैं इनके ऑर्डर्स, और बाइंडिंग होने के साथ साथ इनके ऑर्डर्स को लीगली एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। लीगली एग्जीक्यूटेबल पावर्स, एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स होते हैं, इनके ऑर्डर्स को लीगली एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। ऐसे ही नहीं कि ये ऑर्डर्स दे दिए और कोई नहीं माने तो चलेगा, नो। सिंस दीज आर द कोर्ट्स हैविंग द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो इनके पास पूरी पावर होती है और इनके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने की भी पावर होती है। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन आवर कंट्री। थैंक यू।